नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक महेश्वरी, सीए अभिषेक महेश्वरी आपको आज मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ाने जा रहा हूँ। मार्जिनल कॉस्टिंग क्या है? ये मार्जिनल कॉस्टिंग, तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग। मार्जिनल मतलब एडिशनल। आप लोग को जो इसके मीनिंग से समझ आता है मार्जिनल कॉस्टिंग, तो मार्जिनल मतलब एडिशनल। एडिशनल एडिशनल कॉस्टिंग फॉर ए यूनिट। इसका मेन पर्पस क्या है? जब शॉर्ट टर्म में जहां पर फिक्स कॉस्ट की रेलेवेंसी नहीं होती, फिक्स कॉस्ट की रेलेवेंसी मतलब फिक्स कॉस्ट इज इररेलेवेंट, तो वहां पर हमें शॉर्ट टर्म में प्रोडक्शन के रिगार्डिंग डिसीजन लेना है, सेल के रिगार्डिंग कोई एडिशनल कस्टमर आया है, वो बोल रहा है कि भाई मैं तो आपसे इतनी सारी क्वांटिटी ले लूंगा पर मेरे को रेट ये चाहिए, तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर उस टाइम पीरियड में हम एक्स्ट्रा प्रोड्यूस कर देते तो हमारी कॉस्टिंग कितना आती है और हम उसको क्या रेट पे सेल कर रहे हैं, तो क्या हमें बीच में फायदा है या नहीं है। तो उस मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन पर्पस है कि अगर आपकी फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट है और एक्स्ट्रा प्रोडक्शन से फिक्स कॉस्ट के ऊपर कोई बर्डन नहीं पड़ रहा, तो हमारे डिसीजन मेकिंग में मार्जिनल कॉस्टिंग एक बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट रोल प्ले करता है। मार्जिनल मतलब मैंने आपको बताया एडिशनल कॉस्टिंग फॉर ए यूनिट, इट इज ए मार्जिनल कॉस्टिंग। इसे इंक्रीमेंटल कॉस्टिंग भी कहा जाता है, मार्जिनल। पहले हम थोड़ा सा इसके बारे में जान लेंगे, इसके कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं, फिर आपको थोड़ा सा इसके रिगार्डिंग एलिब्रेट और करेंगे। मैं आपको दोस्तों ये यकीन दिलाता हूँ, ये लेक्चर अगर आप ध्यान से सुन लोगे तो आपको मार्जिनल कॉस्टिंग के जो डाउट्स है वो सारे दूर हो जाएंगे। आप चुटकियों में मार्जिनल कॉस्टिंग के क्वेश्चन सॉल्व आउट कर पाओगे। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप मेरी वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। इस मोटिवेशन के लिए मैं आपके कारण आपके लिए और भी लेक्चर बना पाऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर और लाइक कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले और मैं आपके लिए और ज़्यादा वीडियो और बेहतरीन वीडियोस प्रिपेयर कर पाऊँ। मैं आपको आईपीसीसी के सभी लेक्चर्स, जितने भी कॉस्टिंग के सभी चैप्टर्स की वीडियोस प्रोवाइड करूंगा। आप इसे लाइक कीजिए, समझिए, क्वेरीज आए तो मेरे से आप पूछिएगा। सीए अभिषेक महेश्वरी, कॉन्टैक्ट नंबर 9898350224। आप ड्यूरिंग वर्किंग आवर्स आप मेरे को कभी भी फोन कर सकते हो, आपको किसी भी टाइप की क्वेरी हो तो। मार्जिनल कॉस्टिंग के कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। तो दोस्तों मार्जिनल कॉस्टिंग का फंडा वहीं पे रिलेवेंट रहेगा जहां पे दो टाइप की कॉस्टिंग रहती है। कॉस्ट आर डिस्ट्रीब्यूटेड या कॉस्ट आर टू टाइप्स। कौन कौन सी? एक वेरिएबल कॉस्टिंग और एक फिक्स कॉस्टिंग। वेरिएबल कॉस्टिंग और एक फिक्स कॉस्टिंग। फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, खाली इतना ले लीजिए दोस्तों, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। अब ये वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट, सेकंड कैरेक्टरिस्टिक दोस्तों, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है, ये जो वेरिएबल कॉस्ट है स्टूडेंट्स, यही वेरिएबल कॉस्ट आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मेन पार्ट है। जो वेरिएबल कॉस्ट है वही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मेन पार्ट है। मतलब मेनली जो भी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहेगी वो मेनली मतलब एक तरह से टोटली, मैं सिर्फ मेनली वर्ड इसलिए यूज कर रहा हूँ क्योंकि विदाउट फिक्स कॉस्ट कुछ हो नहीं सकता। एटलीस्ट आपका रेंट कुछ तो समथिंग फिक्स कॉस्ट होगी, पर जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब यूनिट बनाने में जितना मटेरियल है, लेबर है, वो सारी की सारी वेरिएबल है। एडिशन हर यूनिट के लिए मैंने जो लेबर को हायर किया हुआ है उससे मैंने बात करी हुई है, भाई अगर तू मेरे को एक यूनिट और प्रोड्यूस करेगा तो मैं तेरे को पैसा दूंगा, एक एक्स्ट्रा यूनिट और मेरा प्रोड्यूस होगा तो मेरा मटेरियल लगेगा, और एक एक्स्ट्रा यूनिट होगा तो मेरा वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवर प्रोडक्शन वेरिएबल ओवरहेड लाइक
स्पेयर, टूल पार्ट्स, ये सब मेरे यूज होंगे अगर मेरा यूनिट बनेगा तो। अगर मेरा यूनिट नहीं बनेगा तो ये मेरे खर्च ही नहीं होंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, जो मेनली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो यूनिट को बनाने में खर्च लगने वाली है, वो सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट लगने वाली है। मेनली का मतलब ये नहीं, कुछ और कंपोनेंट भी है। मेनली का मतलब ये है कि फिक्स्ड कॉस्ट एक चाहिए है, हर बिजनेस के लिए फिक्स्ड कॉस्ट नेसेसरी होती है, वो डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स में होती है, इसलिए मेनली वर्ड यूज किया है। तो यू can't include, you should not include the fixed cost in the cost of production. Okay, तो cost of production mainly relates to, या आप सिर्फ relates to कर दीजिएगा, mainly वर्ड हटा दीजिएगा, relates to variable cost। दोस्तों short form variable cost we see। next, फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। यहाँ पे जो फिक्स्ड कॉस्ट है उसको पीरियड कॉस्ट की तरह ट्रीट किया जाएगा। फिक्स्ड कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। जैसे दोस्तों आपका रेंट हुआ, रेंटल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। मेंटेनेंस हुआ, ये फिक्स्ड कॉस्ट रहती है। इस टाइप की जो है, मैंने अभी आपको 3 पॉइंट बताए। कॉस्ट आर 2 टाइप्स, वेरिएबल एंड फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, सेकंड, जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो मेनली किससे डिपेंड रहेगा? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट में क्या क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, वेरिएबल प्रोडक्शन ओवरहेड, अदर्स। वेरिएबल सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन भी रहेगा, बट वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का पार्ट नहीं है। फिक्स कॉस्ट आर पीरियड कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जो रहेगी फॉर ए पर्टिकुलर पीरियड के लिए फिक्स कॉस्ट रहने वाली है। तो दोस्तों आपको मेरे ख्याल से मार्जिनल कॉस्टिंग में इतना पता लगा होगा। मार्जिनल कॉस्ट, एक कॉस्ट, 2 टाइप की कॉस्ट है, एक बढ़ेगी यूनिट के साथ साथ और एक फिक्स रहेगी। अगर आप इसका चार्ट देखना प्रेफर करेंगे तो आपको ये ध्यान होगा, ऐसा एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, एक जीरो से स्टार्ट हो रहा है, स्ट्रेट, ये एकदम स्ट्रेट आएगा कि जैसे मेरा यूनिट बढ़ेगा वैसे वैसे मेरी कॉस्ट बढ़ेगी। और एक फिक्स कॉस्ट है, 2 कॉस्ट है। ये फिक्स कॉस्ट इतनी रहने वाली है, ये फिक्स कॉस्ट है, और ये वेरिएबल कॉस्ट है। ओके दोस्तों, आपको क्लियर होगा फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल, 2 टाइप की कॉस्ट है। ये मार्जिनल कॉस्टिंग का मेन कैरेक्टरिस्टिक ले लो, मेन फंडा ले लो। ओके, मेरे ख्याल से आपको यहाँ तक का मार्जिनल कॉस्टिंग का मीनिंग पता लग गया। मार्जिनल कॉस्टिंग मतलब हम ये डिराइव कर रहे हैं कि मैं एक एडिशनल यूनिट, जितने एडिशनल यूनिट में बनाऊंगा उसके लिए मेरी कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है। क्यों? क्योंकि मेरे को डिसीजन लेना पड़ सकता है। कोई एक ऐसी सिचुएशन आ जाए कि भाई मेरे को पर्टिकुलर क्लाइंट, मेरा मान लीजिए टोटल सेल कहाँ पे हो रही है? इंडियन मार्केट में हो रही है। इंडियन मार्केट में मेरा जो प्राइस है वो मेरा चल रहा है, अच्छे से मेरी सेल हो रही है। पर एक अचानक से मेरे पास एक कस्टमर आता है इंटरनेशनल मार्केट से, वो बोलता है मैं आपसे इतनी यूनिट कंज्यूम कर लूंगा, पर मेरे को उस कंजम्पशन के लिए मेरा प्राइस ये रहना चाहिए। अब मेरे को लगता है कि मेरे अगर इंडियन मार्केट में इससे फर्क नहीं पड़ रहा, और ये जो मेरे को कॉस्ट से जो मेरे से प्राइस डिमांड कर रहा है, अगर मेरी कॉस्ट मैं एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करता हूँ, उस एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करने में मेरी कितनी कॉस्ट लगती है, कितनी एक्स्ट्रा कॉस्ट लगती है, उसके अकॉर्डिंग मैं उसका डिसीजन ले सकता हूँ। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। हम अगर चाहें तो डे टू डे लाइफ में इसको बहुत बारीकी से समझ सकते हैं, यूज कर सकते हैं, और इसको अपनी लाइफ में अपना के एक अच्छा डिसीजन फॉलो कर सकते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग, अब मैं आपको इसका एक फॉर्मेट बताऊंगा, ठीक है? फिर एक CVP एनालिसिस, कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस की बात करेंगे, कैसे इसके ऊपर इम्पैक्ट डालते हैं। तो आप एक स्टेटमेंट ध्यान से नोट कीजिएगा, स्टेटमेंट मार्जिनल कॉस्टिंग का। मैंने ऊपर लिखा है CVP एनालिसिस। तो दोस्तों मैंने जैसा बताया, यहाँ पे एडिशनल यूनिट, पर यूनिट कॉस्टिंग की बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो इसलिए हम यहाँ पे एक पर्टिकुलर्स रहेगा, एक हमारे पास रहेगी पर यूनिट कॉस्ट, पर यूनिट कॉस्ट, या आप इसको अच्छे से पर यूनिट कॉस्ट और टोटल कॉस्ट।
सबसे पहले हम लेंगे सेल्स, एक यूनिट का सेल कितना है, सेल प्राइस, पर यूनिट का सेल प्राइस जो रहेगा इसको मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल यूनिट से, तो आपके पास टोटल आ जाएगा। टोटल कॉस्ट की जगह टोटल अमाउंट यूज कीजिए क्योंकि सेल भी है टोटल। अब इसमें आएगा लेस वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट आप चाहो तो वेरिएबल कॉस्ट के पार्ट कर सकते हो, लाइक वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, या आप ऐसा भी कर सकते हैं इसको वेरिएबल कॉस्ट में ऐसे ले लीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल कॉस्ट, अदर वेरिएबल कॉस्ट, कुछ और भी हुई तो पर यूनिट। ये ध्यान रखना दोस्तों, हर एक यूनिट की अलग अलग होगी, हर एक यूनिट की अलग अलग इन द सेंस एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और अदर वेरिएबल तीनों अलग अलग हो सकती है। ये तीनों हर यूनिट के लिए सेम होगा, मतलब अगर मैंने पहला यूनिट बनाया तो उसके लिए 2 रुपए डायरेक्ट मटेरियल, तो दूसरे यूनिट के लिए भी 2 रुपए, तीसरे के लिए भी 2 रुपए पर यूनिट कॉस्ट है। पर ये तीनों डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट अदर वेरिएबल कॉस्ट, ये तीनों अलग अलग भी हो सकती है और सेम भी हो सकती है। 3 रुपए का मटेरियल पर यूनिट है तो 3 रुपए की लेबर भी हो सकती है, पर ये तीनों हर यूनिट के लिए अलग अलग है। ठीक है, एक यूनिट पे डायरेक्ट मटेरियल भी लग रहा है, एक यूनिट में डायरेक्ट लेबर भी लग रहा है, एक यूनिट में अदर वेरिएबल्स भी लग रहे हैं। ऐसा नहीं किसी एक में लग रहा तो किसी में एक में नहीं लगेगा, सब में ही लगेगा। वापस से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वापस से धीरे धीरे। जो वेरिएबल कॉस्ट है, आप वेरिएबल कॉस्ट को मर्ज करके भी दे सकता है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ₹10। टोटल वेरिएबल कॉस्ट को ऐसा भी दिया जा सकता है 433। भाई एक यूनिट के लिए डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपए लगेगा, डायरेक्ट लेबर 3, अदर वेरिएबल 3 रुपए। ये फर्स्ट के लिए लगेगा तो सेकंड के लिए भी ये लगेगा, थर्ड के लिए भी ये लगेगा, फोर्थ के लिए भी ये लगेगा, सो ऑन। हम जितने यूनिट प्रोड्यूस करेंगे सबके लिए डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल इसी प्रोपोर्शन में लगेंगे। तो टोटल कैसे निकालना, सिंपल, टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास टोटल यूनिट से मल्टीप्लाई किए, मैं आपको ये फॉर्मेट दे रहा हूँ इसलिए मैं क्रॉस कर रहा हूँ। अभी हम क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये और बेटरली क्लियर हो जाएगा। तो वापस से सेल्स पर यूनिट, उसको मल्टीप्लाई किया टोटल यूनिट से, टोटल सेल्स। वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट जो 3 टाइप की है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, अदर वेरिएबल। स्टूडेंट्स प्लीज कंफ्यूज मत होना, कई क्वेश्चन में टोटल मर्ज करके दिया जाता है, कई में पार्ट। मैं पार्ट आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपको क्लियर भी हो जाएगा। जैसे 10 रुपए हुआ टोटल, तो 10 का 3 पार्ट कर दिए, 4 3 3, ये आपके पास हो गए। इसके बाद वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड्स भी आ जाते हैं, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव, वेरिएबल सेलिंग, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, वेरिएबल सेलिंग ओवरहेड, ये भी पर यूनिट के लिए होगा। मान लीजिए 2 और 1 है तो टोटल भी आपके पास इजीली आ जाएगा। मतलब अगर मैं एक्स्ट्रा यूनिट करूंगा तो एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी एक्स्ट्रा लगेगा, सेलिंग ओवरहेड भी एक्स्ट्रा लगेगा। ये वेरिएबल, टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ये होगी, तो सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, सिंपल मल्टीप्लाई कर लो, आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट भी आ जाएगी टोटल प्रोडक्शन यूनिट की। तो ये हो गया टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट हुआ ये, हमने ये सेल्स में से इसको रिड्यूस किया, सेल्स में से रिड्यूस किया, तो ये आ जाएगा हमारे पास कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन। ये आपके पास आ गया कंट्रीब्यूशन। दोस्तों वापस से स्टूडेंट्स बहुत ढंग से देखिए, सेल्स मान लीजिए 15 रुपए का सेल, एक यूनिट की सेल प्राइस थी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट हुई आपके पास 13 रुपए, तो एक यूनिट पे मैंने कितने कमाया, 2। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है। वापस से मैं मान रहा हूँ एक यूनिट का सेल प्राइस 15 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, वेरिएबल कॉस्ट है 43321। डायरेक्ट मटेरियल 4 रुपए का, डायरेक्ट लेबर 3 रुपए का, अदर वेरिएबल 3 रुपए की, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव 2 रुपए का, वेरिएबल सेलिंग 1 रुपए का। टोटल कितनी होगी आपके पास, होगी 13 रुपए। कोई डाउट, मैं ऊपर इधर 13 रुपए डाल देता हूँ। अब मैंने यूनिट मान लो 10,000 प्रोड्यूस किए,
तो ये 10,000 प्रोड्यूस किए तो कितना हो गया 1.5 लाख। कॉस्ट कितनी हो गई 1,30,000 रुपये। टोटल मल्टीप्लाई करके आप रिस्पेक्टिवली कर लोगे। कंट्रीब्यूशन कितना हुआ 2 रुपये पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन कितना कमाया 2 रुपये, तो 20,000 रुपये 10,000 इंटू 2। सिंपल, यहाँ तक कुछ भी नहीं था। आपके पास पर यूनिट ये होना चाहिए और ये होना चाहिए, आप कर लोगे इसे। क्वेश्चन में किस अलग अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कितने ट्रिक्स आते हैं, वो सब मैं आपको धीरे धीरे एक्सप्लेन करते आ गया। तो आपको मेरे ख्याल से इतना फॉर्मेट में कोई डाउट नहीं होगा। ये हमारे पास कंट्रीब्यूशन आ गया। इस कंट्रीब्यूशन के बाद हम जो हमारा पीरियड कॉस्ट है, दोस्तों मैंने एग्जांपल लिया था, वापस मैं इसको मिटा रहा हूँ एक बार। आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप वीडियोस को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मैं आपको वापस बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आप जितना लाइक और शेयर कीजिएगा उतना ज़्यादा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। उस मोटिवेशन से मैं आपके लिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बनाऊंगा। कंट्रीब्यूशन आया, टोटल कंट्रीब्यूशन में से हम लेस करेंगे फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट जिसे हम पीरियड कॉस्ट भी बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट। अब फिक्स कॉस्ट में आप चाहो तो फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ले लो, फिक्स सेलिंग कॉस्ट ले लो, अलग फिक्स टोटल फिक्स कॉस्ट। आप इसके चाहो तो पार्ट कर सकते हो, आपके ऊपर है। जैसे लेना चाहो तो फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स प्रोडक्शन कॉस्ट, फिक्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट एंड सेलिंग कॉस्ट। एडमिनिस्ट्रेटिव एंड सेलिंग एक साथ ही लिख देते हैं। तो आपके पास ये पर यूनिट नहीं होगा तो इधर नहीं आएगा, ये डायरेक्टली इधर ही आएगा। तो ये आपके पास क्या आ गया प्रॉफिट। प्रॉफिट ये हो गया आपके पास टोटल प्रॉफिट, कि हम कितना रुपए कमा लेंगे पूरे पीरियड में। कायदे में दोस्तों देखा जाए ना, कायदे में देखा जाए तो मेरे लिए तो यही मतलब था, यही डिसीजन मेकिंग था। अरे 1 यूनिट मैंने जैसे आपको एग्जांपल दिया, मैं 15 रुपए में बेच रहा हूँ, मैं 13 रुपए मेरी कॉस्टिंग आ गई तो 2 रुपए में कमा रहा हूँ ना। अगर ये मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब जैसे मैंने उस टाइम आपको एग्जांपल दिया था मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी होने वाली है, तो मेरे को तो मेरा फोकस करना चाहिए 2 रुपए कमा रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करो कि कब मैं ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, ब्रेक इवन पे आ जाऊँ, कब मैं उससे ज़्यादा कमाऊँ, कि मेरा ज़्यादा प्रॉफिट का एंगल बढ़ता रहे। तो ये आपके पास है मार्जिनल कॉस्टिंग। आप मैं दोस्तों फिर बता रहा हूँ, एग्जाम में अगर मार्जिनल कॉस्टिंग का जैसे सीए फाइनल में हो या आईपीसीसी में, ये स्टेटमेंट बना लो और इस स्टेटमेंट में फिगर पुट कर दो। अगर कोई फिगर नहीं है तो उसको ब्लैंक कर दो, फिक्स कॉस्ट नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो, कंट्रीब्यूशन नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो, सेल्स नहीं तो ब्लैंक छोड़ दो, पर जो है वो फिट कर दो, जो फिगर है वो फिगर फिट कर दो। फिर आप देखना जादू की तरह आपके पास हर एक चीज का सॉल्यूशन है। पर ये फॉर्मेट माइंड में फिक्स कर लीजिए, फॉर्मेट बनाना है, उस फॉर्मेट में फिगर इंसर्ट कर लीजिए। आप इस फॉर्मेट को शॉर्ट कर सकते हो, जैसे आपके पास है सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट, या आपके पास कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट। क्योंकि अगर एग्जाम में पूरा नहीं आता है तो पूरा अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, आपका आ गया प्रॉफिट। आप इसको शॉर्ट कर सकते हो, मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने आपको डिटेल दी। आप चाहो तो आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हो। तो आप ये फिक्स फॉर्मेट अपने में उतार लीजिएगा। समझ गए? आगे बढ़ो स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स मैंने आपको कहा था मैं स्टेटमेंट के बाद आपको कुछ फॉर्मूला बताऊंगा। तो दोस्तों आपको पता लग गया अभी तक क्या सेल्स है, क्या कंट्रीब्यूशन है, क्या वेरिएबल कॉस्ट है, क्या फिक्स कॉस्ट और क्या आपके पास प्रॉफिट है। वापस सबसे पहले सेल्स, फिर वेरिएबल कॉस्ट, फिर कंट्रीब्यूशन, फिर फिक्स कॉस्ट, फिर आपके पास प्रॉफिट। कोई डाउट नहीं। एक मैं छोटा सा साइड में लिख देता हूँ, सेल्स लेस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन लेस फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू प्रॉफिट। अब थोड़ा सा हम और एनालिसिस करते हैं और इसमें मार्जिनल कॉस्टिंग में और डीप में घुसने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारा जो मेन मोटिव है से मार्जिनल कॉस्टिंग का, मेरे को ये देखना है कि मैं अगर एक्स्ट्रा यूनिट का बना रहा हूँ और एक्स्ट्रा बना रहा हूँ तो कितना कमा रहा हूँ। डेफिनेटली कोई डाउट नहीं है, एडिशनल यूनिट, चैप्टर का नाम ही एडिशनल कॉस्टिंग है। मार्जिनल वर्ड सिर्फ इसलिए कि स्टैंडर्ड नाम आया था यार, एडिशनल कॉस्टिंग थोड़ा सा चैप्टर की उतनी इंपॉर्टेंट नहीं लगती। क्या एडिशनल कॉस्टिंग, एक नया बटन डाल दिया गया, एडिशनल कॉस्टिंग ही है कायदे में, पर नाम दिया गया मार्जिनल कॉस्टिंग। एक मार्जिनल स्टेप, एक एक्स्ट्रा स्टेप लेने से हमें क्या फर्क पड़ता है।
अब देखो मैं इस सेल्स को ना दो पार्ट में डिवाइड करने की सोच रहा हूँ, दो पार्ट में। कैसे? देखो तो अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ हमारी कुछ ना कुछ फिक्स कॉस्ट थी। मान लो मैं ना उस एग्जांपल के अकॉर्डिंग चलता हूँ जहां पे हमारे पास सेल्स थी। एग्जांपल मैंने ऐसे लिया था 15 रुपीज, एक बार उसी को लेके चल रहा हूँ, और वेरिएबल कॉस्ट मैंने ली थी 13 रुपीज। मान लीजिए मैंने वहां पे आपसे पूछा कि मेरी फिक्स कॉस्ट है कितनी लूं, तो आप में से कोई बोलता है सर 50,000 ले लीजिए फॉर ए पीरियड। फॉर पीरियड आप 3 मंथ्स का ले सकते हो, 6 मंथ्स का ले सकते हो, ईयरली ले सकते हो, आपके ऊपर है 1 मंथ का भी ले सकते हो। फिक्स कॉस्ट है मेरी 50,000, ठीक है। तो सर आपने दो पार्ट में क्यों बांटी सेल्स? एक मैंने सेल्स इसलिए बांटी कि एक सेल तो मेरे को इस तरह अचीव करनी है कि मेरी जो फिक्स कॉस्ट हो रही है ना वो कवर हो जाए वापस से। मैंने सेल्स को दो पार्ट में इसलिए बांटा क्योंकि मेरा मोटिव है कि एक सेल से तो मेरे को फिक्स कॉस्ट कवर करनी ही करनी है। एटलीस्ट मेरी इतनी सेल जरूर हो जाए कि मेरी फिक्स कॉस्ट कवर हो जाए। हाँ सब जरूरी, सब फिक्स कॉस्ट होगी तो सही ना, कमाना तो पड़ेगा ही, बिल्कुल कमाना पड़ेगा, इसलिए फिक्स कॉस्ट तो कवर करनी करनी है। कमाना डिसीजन, मान लो अगर फिक्स कॉस्ट 0 हो तब तो मैं ठीक है, जो मैंने उस ऑप्शन में दिया था मेरी यहाँ की सेल चल रही है, इंडियन मार्केट की सेल चल रही है और फॉरेन मार्केट से एक एक्स्ट्रा ऑफर आया तब तो। पर अगर हम नॉर्मल रूटीन देख रहे हैं तो भी फिक्स कॉस्ट तो फिक्स कॉस्ट मेरी कवर हो जाए। तो जो सेल्स फिक्स कॉस्ट को कवर करती है उस सेल्स को क्या बोलते हैं? ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स इज द सेल्स वेयर प्रॉफिट इज 0, द सेल्स विच इज कवर total production cost plus total fixed cost of a unit produced is called break even sales. break even sales वो सेल्स है जिस लेवल के ऊपर आपका प्रॉफिट 0 आता है, नो प्रॉफिट नो लॉस, उस लेवल के ऊपर उस सेल्स यूनिट से हमने सारी की सारी वेरिएबल प्रोडक्शन कॉस्ट, वेरिएबल एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट, वेरिएबल सेलिंग कॉस्ट कवर करने के बाद उस पीरियड की जो कॉस्ट हुई वो भी कवर करी, तो उसे कहा जाता है ब्रेक इवन सेल्स। वापस ब्रेक इवन सेल्स वो सेल्स है जिस लेवल पे प्रॉफिट 0 है, नो प्रॉफिट नो लॉस, ये 0 है, ये 0 है। तो ये कंट्रीब्यूशन हुआ। कंट्रीब्यूशन कब होगा? 50,000। वापस है कंट्रीब्यूशन कितना होगा? अगर प्रॉफिट 0 है तो कंट्रीब्यूशन से ये माइनस होता है, कोई डाउट नहीं भाई। अब अपना ये था पर यूनिट 15 रुपए, ये था 13 रुपए, एक यूनिट ने 2 रुपए कमा के दिए, कोई डाउट? दोस्तों वापस से मैं आपको फॉर्मूले समझा रहा हूँ, फॉर्मूले पे आ रहे हैं हम, मैंने बिना फॉर्मूले लिखे आपको फॉर्मूले समझा रहा हूँ। वापस से मैंने आपको बोला दो पार्ट पे सेल्स बांटी, कौन कौन से? पहला पार्ट तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स क्या है? जिस लेवल के ऊपर हमारा प्रॉफिट होगा 0, प्रॉफिट हुआ 0, प्रॉफिट 0 तो फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन दोनों बराबर हो गए। हाँ सर बिल्कुल बराबर हो गए, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट चली, टोटल फिक्स कॉस्ट है, टोटल फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट जाता है तो प्रॉफिट आता है, ये 0 हो गया। अगर मैं आप में से मैंने आपको पहले बता दिया था, मैं सेल प्राइस मेरा पर यूनिट 15 है और वेरिएबल कॉस्ट मेरी 13 रुपये है। आई होप आपको मैं बस ऐसे मेरे माइंड में एजम्पशन आई थी, मैंने वही ले लिया। अब मैं आपसे पूछूं कि दोस्तों ब्रेक इवन यूनिट्स कितने होंगे? ब्रेक इवन यूनिट्स, तो सर ब्रेक इवन यूनिट मतलब कि कितने यूनिट पे प्रोड्यूस करूंगा कि मेरी ब्रेक इवन सेल्स हो जाएगी। ब्रेक इवन सेल्स क्या था? जहां पे प्रॉफिट 0 आ जाए। वापस से ब्रेक इवन सेल्स, ये जो सेल्स आएगी दोस्तों यूनिट इनटू पर यूनिट सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करने पे ये ब्रेक इवन सेल्स आएगी। ब्रेक इवन सेल्स क्या है? नो प्रॉफिट नो लॉस, ये ब्रेक इवन सेल्स है, ठीक है सर। आई होप ब्रेक इवन सेल्स में आपको अच्छे से क्लियर कर। तो ब्रेक इवन यूनिट क्या हुआ? ब्रेक इवन यूनिट्स, ब्रेक इवन यूनिट क्या हुआ? ब्रेक इवन यूनिट हुआ ब्रेक इवन सेल्स
ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, सेल प्राइस पर यूनिट, ये ब्रेक इवन यूनिट हो गया। हाँ जी सर ठीक है, ठीक है ना। कोई दोस्त, मैंने आपको क्या बोला था, ब्रेक इवन सेल्स कैसे आएगी, हर एक जगह टोटल सेल्स निकालने तो कैसे, यूनिट का पर यूनिट का सेल प्राइस इनटू यूनिट कर दो। हाँ सर ये तो ठीक समझ आ रहा है। ब्रेक इवन वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ब्रेक इवन यूनिट्स। हाँ भाई ठीक है। ब्रेक इवन कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ब्रेक इवन यूनिट्स। कोई डाउट? तो अगर मैं दोस्तों आपसे वापस पूछता हूँ, वापस मैंने आपको बोला, अगर मैं टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं, टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या होगा, वापस से टोटल कंट्रीब्यूशन की बात करूं तो क्या होगा सर, एट ब्रेक इवन सेल्स लेवल, ये ध्यान रखना, टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स लेवल, कहीं फॉर्मूला, हाँ, टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स लेवल सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ब्रेक इवन यूनिट्स। हाँ सर, ब्रेक इवन यूनिट्स इनटू ब्रेक इवन यूनिट्स। आप में से मेरे ख्याल से हर एक को ये क्लियर हो रहा होगा। आप ध्यान से देखना, हर जगह ब्रेक इवन यूनिट कैसे है, ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट, ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल प्राइस पर यूनिट, टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ब्रेक इवन यूनिट्स। तो दोस्तों अगर आप ध्यान से इसको देखो तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, मैं यहाँ पे वापस से लिख रहा हूँ, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स लेवल, टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स लेवल डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। हाँ सर, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, है ना। वापस से दोस्तों अपना माइंड एकदम क्लियर कीजिए, मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को ये निकालना है कि मैंने कितने यूनिट प्रोड्यूस किए। देखो आप में से कईयों को डायरेक्टली क्लियर कट आंसर आ गया होगा इसका, पर नहीं आया, अगर डीप में जा रहे हैं, मैं समझा रहा हूँ तो आपको वो बहुत सिंपल है। मैंने आपको ये बोला कि मैंने कितना कमाया है, मैंने कितना कमाया है, सॉरी मैं आपको वापस से बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ब्रेक इवन सेल्स का मेन पर्पस हुआ कि आपने वो सेल जहां पे आपका प्रॉफिट जीरो, मतलब जहां पे अगर आप अब कुछ नहीं कमाओगे तो आपको एटलीस्ट ये तो रहेगा यार मैंने कोई नुकसान तो नहीं किया, मतलब आप एटलीस्ट अपना प्रॉफिट कवर कर लो, सॉरी अपनी फिक्स कॉस्ट कवर कर लो, वो सेल्स को ब्रेक इवन सेल्स कहते हैं। तो वो लेवल कैसे डिटरमाइन करें सर, मेरे पास फिक्स कॉस्ट है ना, हाँ इतनी आपकी फिक्स कॉस्ट हुई थी, तो डियर जितनी फिक्स कॉस्ट उतना कंट्रीब्यूशन हुआ। हाँ जी सर, आपको सेल्स पर यूनिट पता है, कंट्रीब्यूशन पता है, तो एक यूनिट आपको कितना रुपए कमा के दे रहा है वो पता है, तो आपको निकाल सकते हो ना यूनिट। सिंपल से, अगर आपके पास ब्रेक इवन सेल्स नो प्रॉफिट नो लॉस, ब्रेक इवन यूनिट ब्रेक इवन सेल्स अपॉन इनटू डिवाइड बाय सेल प्राइस पर यूनिट, ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू ब्रेक इवन सेल्स अपॉन सेल प्राइस पर। तो ये क्या है, ब्रेक टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इनटू ब्रेक इवन यूनिट्स। तो मैंने इससे ये फॉर्मूला बनाया, ब्रेक इवन यूनिट्स इक्वल्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन सेल्स डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, total contribution at break even sales, total contribution at break even sales is nothing is called fixed cost। दोस्तों कई लोगों को ये फॉर्मूले याद करने में बहुत तकलीफ होता है, ब्रेक इवन सेल्स ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। तो मैंने आज आपको उसका रीजन बता दिया, फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मतलब इस लेवल के ऊपर आपको ये पता लग जाएगा
कि मेरी फिक्स कॉस्ट इतनी है, मैं अगर 2 रुपये पर यूनिट कमा रहा हूँ तो मैं अगर 25,000 यूनिट बेचूंगा तो मेरा ब्रेक इवन सेल्स हो गया। हालांकि ये बहुत सिंपल था, इस क्वेश्चन में बहुत डायरेक्टली पता लग रहा था, पर मेरा मेन मोटिव वो सिंपल नहीं था। मेरा मोटिव था आपको फॉर्मूला आया कैसे। आपके पास ये जो फॉर्मूला है ब्रेक इवन सेल्स, ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, मेरा मोटिव था ये आपको ये फॉर्मूला समझाना। वापस से ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन, ये हमको माइंड में ग्रैप नहीं करना, समझना है। वो समझने के लिए मैंने आपको डायरेक्टली वो फॉर्मेट बोला था। आप स्टेटमेंट लिखो, आपके पास हर एक चीज आ जाएगी। अब ये 2 आया तो डायरेक्टली अगर ये मैंने लिखा है ना तो मेरे माइंड में तुरंत क्लिक हुआ था 25,000 यूनिट। आप में से कईयों के माइंड में डायरेक्टली क्लियर हो गया होगा, सर आपने इतना लंबा खींचा। लंबा खींचने का मेन पर्पज था वो माइंड में आपके फिट हो जाए कि हाँ ये स्टेटमेंट की उतनी इंपॉर्टेंस है। आप जितना ये स्टेटमेंट बना के रखोगे, साथ साथ में वर्किंग करते रहिए, आपका आंसर यूं आएगा दोस्तों, यूं। तो एक फॉर्मूला हमारे पास आया ब्रेक इवन यूनिट इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपन कंट्रीब्यूशन। आप इसको कुछ भी बोल सकते हो, फिक्स कॉस्ट कंट्रीब्यूशन एट द लेवल ऑफ ब्रेक इवन सेल्स, आप अपने अपने नाम से बोल दो। ब्रेक इवन सेल्स माइनस ब्रेक इवन वेरिएबल कॉस्ट एट द ब्रेक इवन लेवल, तो आपके पास है कंट्रीब्यूशन एट ब्रेक इवन लेवल, वो आ जाएगा। उसको आप फिक्स कॉस्ट कह दो चाहे तो अब 25,000 यूनिट्स आया, चाहे तो 25,000 इंटू 15 कर दीजिए, 25,000 इंटू 13 कर दीजिए। 25,000 इंटू 15 टोटल सेल्स आ जाएगी, 25,000 इंटू 13 आपके पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। कंट्रीब्यूशन यही आएगा। आप में से किसी को चाहिए तो मैं कर देता हूँ। तो 25,000 इंटू 15 होता है 3,75,000। 13 इंटू 25,000 होता है आपके पास 75। 3,25,000 तो आपके पास ये आ गया। देख लो, मैंने जो स्टेटमेंट बनाया था वही है, 15, 13, 2 फिक्स कॉस्ट तो पर यूनिट होती नहीं है, तो आपके पास आ गया। दोस्तों मैंने अभी आपको एक ही पार्ट बताया, सेल्स के मैंने आपको बोला था 2 पार्ट कर देना। सेल्स के मैंने आपको बोला था 2 पार्ट कर देना, एक ब्रेक इवन सेल्स और एक आगे वाली सेल्स। आगे वाली सेल्स तो मैंने आपको बताई नहीं है, मैं अभी सिर्फ आपको ब्रेक इवन सेल्स के रिगार्डिंग ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ब्रेक इवन सेल्स क्या है? ब्रेक इवन सेल्स वो सेल्स है जहाँ पे हमारा प्रॉफिट 0 होता है। जिस लेवल पे पहुंचना हमारा मेन सबसे मोटिव होता है कि कम से कम सेटिस्फेक्शन हो जाए कि मैंने कोई नुकसान नहीं किया, मैंने इतने यूनिट प्रोड्यूस किए तो मैं अपने फिक्स को कवर कर लूंगा। उसके बाद मैं जितना एक्स्ट्रा प्रोड्यूस करूंगा, मतलब यहाँ से मेरी खुशी का पिटारा स्टार्ट होगा। अब मैं कमाना स्टार्ट करूंगा कि अब मैं कमाऊंगा तो अब मैं घर लेके जा पाऊंगा। तो वो होता है आगे की सेल्स। उस आगे की सेल्स को बोलते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। एक्स्ट्रा कमाने के लिए कितनी मैं अपनी सेफ्टी कर पाऊंगा, मैं इतने यूनिट बेचूंगा तो मेरी इतनी ज्यादा सेफ्टी हो जाएगी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। उस आगे की सेल्स को क्या बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये फॉर्मेट बनाया है मैंने। टोटल सेल्स को 2 पार्ट में बांटा, एक ब्रेक इवन सेल्स। ब्रेक इवन सेल्स वो लेवल जहां पे हमारा नो प्रॉफिट नो लॉस। आपको ये फॉर्मूला आगे का समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं? तो दोस्तों स्टूडेंट्स आप लोग इसको अच्छे से ध्यान रखिए। अब हम आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी पे जाते हैं। अभी तक मैंने आपको एक ही फॉर्मूला समझाया है या डिराइव करके दिया है, या आप बोल सकते हो मैंने वो फॉर्मूला आपको डिस्कवर करके दिया है। वो फॉर्मूला है ब्रेक इवन यूनिट्स, थोड़ा सा बड़ा इधर लिख देते हैं ना, बेस्ट रहेगा। ब्रेक इवन यूनिट्स, टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब दोस्तों मैंने आपको बोला था टोटल सेल्स के 2 पार्ट है, एक ब्रेक इवन सेल्स और दूसरा मैंने आपको जस्ट बताया मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो दोस्तों मार्जिन ऑफ सेफ्टी किसे बोलते हैं? मार्जिन ऑफ सेफ्टी उसे बोलते हैं जहां पे टोटल सेल्स में से, अगर मैं सिंपल सी बात करूं, टोटल सेल्स में से अगर ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मैंने इतनी एक्स्ट्रा सेल्स करी, मेरा डिसीजन इतना सेफ रहा, मैंने इतना पैसा कमाया इतनी एक्स्ट्रा सेल्स करके ब्रेक इवन के बाद, उसे कहा जाता है मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज नथिंग बट सेल्स
एक्सीडिंग द ब्रेक इवन सेल्स इज कॉल्ड मार्जिनल सेफ्टी। बहुत सिंपल शब्दों में है कि मैं इतना एक्स्ट्रा बेच रहा हूँ, इतना अपने लिए सेव किया। तो क्या होगा दोस्तों, थोड़ा दिए ध्यान रखना। वापस हम मार्जिनल कॉस्टिंग है, हर एडिशनल यूनिट के लिए इंपॉर्टेंस है। 15 रुपए एक यूनिट कमा के देगा, 13 रुपए खर्च हो जाएंगे, 2 रुपए कमा के देगा। फिक्स कॉस्ट होगी? नहीं होगी, नहीं होगी। फिक्स कॉस्ट तो मार्जिनल सेफ्टी में होगी नहीं। हाँ, क्या होगा सर? प्रॉफिट ही प्रॉफिट है मार्जिन ऑफ सेफ्टी में। तो यहाँ पे तो प्रॉफिट ही प्रॉफिट होगा। कितना प्रॉफिट होगा सर? पर यूनिट 2 रुपए प्रॉफिट होगा। क्यों? फिक्स कॉस्ट है नहीं। अच्छा, टोटल कितना होगा सर? जितने यूनिट बिक जाएंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स, नंबर ऑफ यूनिट्स। दोस्तों ये फंडा वापस बहुत इंपॉर्टेंट है। मार्जिन ऑफ स्टूडेंट पे लोग फॉर्मूले रट रट के परेशान हो जाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ, फॉर्मूले रट रट के परेशान हो जाते हैं। अपने को फॉर्मूले नहीं भी रटोगे, सिर्फ स्टेटमेंट फॉलो करोगे और बस स्टैटिक अपना नहीं है, पार्ट कर दो। सेल्स के 2 पार्ट कर दो, ब्रेक इवन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ब्रेक इवन की फिगर फुट कर दो फटाफट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपना पा जाएगी। सारे फॉर्मूले यूं होंगे, सारे रेशियोज आ जाएंगे आपके पास, कोई तकलीफ नहीं। अच्छा, अब लेट सपोज करो मैंने 25,000 यूनिट बेचे थे, तो मेरा ब्रेक इवन हुआ था। आपको ध्यान होगा 50,000 डिवाइड बाय 2 25,000 था, कोई तकलीफ नहीं। अब मान लो मेरे को नहीं पता, मैंने 30,000 यूनिट बेचे। ठीक है भाई, मान ले 30,000 बेचे। दोस्तों ब्रेक इवन कितना था? 25,000। कितने एक्स्ट्रा बेचे? 5,000। कितना प्रॉफिट हुआ? 5,000 इंटू 2 10,000। एक मिनट में 30,000 यूनिट के ऊपर। अब लेट्स सपोज को मेरे को कोई बोलता है मार्जिन, मेरे को मेरी सेफ्टी चाहिए 50,000, तो 50,000 की सेफ्टी भी चाहिए। अच्छा, तो 50,000 की सेफ्टी चाहिए, प्रॉफिट 50,000 चाहिए। हाँ जी, कितना का यूनिट बेचना पड़ेगा सर? प्रॉफिट के लिए 25,000। क्यों? एक यूनिट 2 रुपए कमा के दे रहा था, 50,000 डिवाइड बाय 2 25,000। सब ब्रेक इवन के लिए 25, टोटल कितना हो गया? 50,000। वापस से हाँ हाँ सर, हाँ टोटल सेल्स हुई, ब्रेक इवन सेल्स, मार्जिन सेफ्टी। दोस्तों आप लोग को क्लियर कट पता लग रहा होगा मार्जिन ऑफ सेफ्टी की इंपॉर्टेंस, नंबर ऑफ यूनिट। मैं आपको सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरे को कितने प्रॉफिट कमाना है। यहाँ पे डिजायर होते हैं प्रॉफिट से, या तो आपके पास टोटल सेल्स यूनिट्स होंगे या टोटल डिजायर प्रॉफिट होगा। तो मैं लेट सपोज को आपको दोनों से बता देता हूँ। मैंने आपको बोला मेरे को प्रॉफिट चाहिए 20,000 रुपये, मैंने डिजायर प्रॉफिट बताया। मैं आपको बोल रहा हूँ मेरे को डिजायर प्रॉफिट है 20,000 रुपये, तो 20,000 रुपये मैंने डिजायर प्रॉफिट बोला। तो 20,000 2 इंटू 10,000 20,000 रुपये हो गया सर। 10,000 यूनिट बेचते हैं, सिंपल एक लाइन में आंसर आ गया, बिल्कुल आ गया। अब मैं आपको बोल रहा हूँ मेरी मार्जिन हो, मेरी टोटल सेल्स है मान लो 40,000 यूनिट, 40,000 यूनिट ओके। ये 40,000 यूनिट्स है, कितने बेचे थे पहले ब्रेक इवन पे? 25,000, 15,000 एक्स्ट्रा, 15,000 इंटू 2 30,000। तो दोस्तों इतना सिंपल आपके लिए ये मार्जिनल कॉस्टिंग हो जाएगा। अब आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी, ब्रेक इवन सेल्स आपको पता लग गया, टोटल सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, पीरियड कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन, ये सब आपको पता लगा। अब मैं आपको थोड़ा से फॉर्मूले देने जा रहा हूँ, थोड़ा सा फॉर्मूला। फॉर्मूले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर के लिए, जो जनरली यूज किया जाता है, पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, इस फॉर्मूले का पूरा नाम है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो ये क्या है सर? ये प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो का मतलब है कि मेरे को एक यूनिट कितना कमा के देता है। मतलब मेरी 100 रुपए की सेल है तो मैं कितना कमा रहा हूँ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। हाँ सर सिंपल है, वापस है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम के ऊपर वॉल्यूम जैसे जैसे बढ़ाऊंगा कितना परसेंटेज मेरा प्रॉफिट बढ़ता रहेगा, तो रेशियो जो है परसेंटेज में रहेगा। जैसे जैसे मेरा सेल्स का वॉल्यूम बढ़ेगा वैसे वैसे मेरा प्रॉफिट बढ़ता। सर कितना बढ़ेगा? यही पीवी रेशियो है। वापस है देखो, स्टूडेंट्स पढ़ रहे होते तो स्टूडेंट के ऊपर आगे भी लाइफ में ये याद होगा, पीवी रेशियो, वॉल्यूम बढ़ रहा है, वॉल्यूम किसका? सेल्स का। प्रॉफिट बढ़ेगा तो जितना जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा, तो पीवी रेशियो जितना जितना कंट्रीब्यूशन बढ़ता रहेगा सेल्स के ऊपर, वो आपका हो गया। सिंपल सा क्या, मैंने आपको फॉर्मूले में बता दिया। तो पीवी रेशियो क्या है? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। परसेंटेज के लिए 100 लगाना है, वो आप लगा लीजिएगा। पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। हाँ सर कोई डाउट नहीं, कोई तकलीफ नहीं।
अच्छा दोस्तों, अगर मैं इसके बाजू में ये लिख देता हूँ इक्वल्स टू, ध्यान से सुनना, इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट ब्रेक इवन सेल्स। दोस्तों स्टूडेंट्स, मैं दोनों वर्ड यूज कर रहा हूँ, स्टूडेंट्स और दोस्तों, तो क्या इसीलिए कि आपको जब समझो, आप अंडरस्टैंडेबिलिटी बना करो तो एकदम दोस्त की तरह, और जब मैं आपको कहूँ कुछ काम करने को, ये वर्क आपको करना है, इसको प्रैक्टिस करनी है, आप इसको फॉलो करो, इसको सुन समझो, इसको उतारो, इस फॉर्मेट को फॉलो करना, उस टाइम स्टूडेंट्स की तरह आपको उसको फॉलो करना है और दोस्त की तरह समझना है। जितना दोस्ती की तरह मन लगाओगे उतना ज़्यादा इजीली समझ आएगा। ये तो आपने कई जगह सुना होगा, पीवी रेशियो को कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स। सर ये कैसे लिख दिया आपने? दोस्तों थोड़ा सा 1 मिनट पहले रिवाइंड करो, थोड़ा सा पहले रिवाइंड करो। मैंने आपको बताया था ब्रेक इवन सेल्स पे टोटल कंट्रीब्यूशन ही टोटल फिक्स कॉस्ट होता है। फॉर्मूला तो हर जगह सेम ही होगा, फॉर्मूला तो हर जगह सेम ही होगा, क्योंकि वैसे ही रेशियोज में ब्रेक इवन सेल्स के लेवल के ऊपर टोटल कंट्रीब्यूशन ही टोटल फिक्स कॉस्ट होती है। हाँ जी सर, मैंने अभी देखा था। देखो देखो, अभी वो फॉर्मूला एक्सप्लेन करने का रीजन, वो जो फॉर्मूला एक्सप्लेन किया था वो आपका काम आ रहा है। टोटल सेल्स कंट्रीब्यूशन, एक यूनिट इतना कमा के दे रहा है, हाँ जी, पीवी रेशियो, जितना वॉल्यूम बढ़ेगा उतना प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ब्रेक इवन सेल्स के ऊपर फिक्स कॉस्ट, हाँ सर, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के ऊपर प्रॉफिट। मार्जिन ऑफ सेफ्टी को एमओएस लिख रहा हूं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। स्टूडेंट्स इसको प्लीज उतार लीजिएगा और माइंड में फिक्स कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा उसी फॉर्मेट को जो मैंने एक्सप्लेन किया। पीवी रेशियो इक्वल्स टू कंट्रीब्यूशन सेल्स, फिक्स कॉस्ट 100 आप लगा लीजिएगा परसेंटेज के लिए, ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अगर आपके पास पीवी रेशियो है और आपको मैंने दिया फिक्स कॉस्ट, तो आप ब्रेक इवन सेल्स निकाल सकते हो। अगर मैंने आपको पीवी रेशियो दिया और प्रॉफिट दिया है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी भी निकाल सकते हो। मैंने आपको पीवी रेशियो दिया है, कंट्रीब्यूशन है, तो आप सेल्स निकाल सकते हो। आई होप आप में से हर एक को इतना क्लियर हुआ होगा। मैंने बहुत ही आराम से, बहुत इजीली क्लियर किया है पीवी रेशियो की कितनी इंपॉर्टेंस है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स, फिक्स कॉस्ट अपॉन ब्रेक इवन सेल्स, प्रॉफिट अपॉन मार्जिन। यही पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी के लिए, मार्जिन ऑफ सेफ्टी की जान है, मतलब बेस है, जो नींव होती है वो पीवी रेशियो का। पीवी रेशियो को आप अच्छे से एक्सप्लेन करना, उसको यूटिलाइज करना सीख जाते हो तो मार्जिन कॉस्टिंग। दोस्तों इतना आपको समझ आया होगा, मेरे ख्याल से आपको समझ आ रहा है। आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं, इसको हम आगे और प्रैक्टिस के साथ, सम के साथ और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे प्लीज़। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।